चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं और हम पढ़ते हैं 50 प्लस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। इससे पहले मैंने बात किया था कि जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जिसमें आलोचनात्मक पद्धति के बारे में, यानी सारी पद्धतियों के बारे में मैंने बात किया है ना। वर्णानुक्रम क्या होता है और कालानुक्रम क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, समाजशास्त्री पद्धति क्या होती है, आलोचनात्मक पद्धति क्या होती है और विधेयवादी पद्धति के बारे में मैंने चर्चा की थी। फिर मैंने चर्चा की थी दूसरे वीडियो में इसके बाद सबसे पहले गार्सा दत्तासी के बारे में मैंने इतिहास को पढ़ाया। फिर उसके पश्चात में मैंने धीरे धीरे करके सारे जो साहित्यकार थे उनके बारे में चर्चा की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देखिए। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे और उसके पश्चात में आगे जो आदिकाल आएगा तो आदिकाल के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ते हैं एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप में पहला क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गार्सा दत्तासी मूलतः किस भाषा के विद्वान थे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि गार्सा दत्तासी मूलतः किस भाषा के विद्वान थे। तो वो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। किस भाषा के थे? फ्रेंच भाषा के। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, फ्रेंच भाषा, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी। तो पहला इसका ऑप्शन सही है, फ्रेंच भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, गार्सा दत्तासी ने किस वर्ष गार्सा दत्तासी ने किस वर्ष में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? वर्ष बताना है ना, कौन से वर्ष लिखा था। तो मैंने बताया था कि जो वर्ष था वो था 1839 यानी 1839। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 का, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन देखो पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर यानी शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित जो काव्य है शिव सिंह सरोज, इसकी रचना किसने की है? तो मैंने पहले ही बता दिया, शिव सिंह सेंगर ने। जैसा कि शिव नाम ही पता चल रहा है ना, शिव यहाँ पर भी है, शिव यहाँ पर भी, शिव सिंह तो शिव सिंह सेंगर ने ही ये रचना की है। और इस पूरी रचना के बारे में कितने इसमें कवि थे, है ना, क्या क्या हुआ, इन पूरी रचनाओं के बारे में मैंने डीपली पहले ही बात कर ली है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देखिए, उसके पश्चात में ये सारे क्वेश्चन आपको सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछा गया, मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो क्या कृष्ण बिहारी शामिल नहीं है ना, या फिर सुखदेव बिहारी शामिल नहीं है, या फिर गणेश बिहारी, या फिर राम बिहारी, है ना। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो तीनों में मैंने बताया था जो 3 लोग थे वो सुखदेव बिहारी थे, गणेश बिहारी थे और श्याम बिहारी या फिर राम बिहारी भी था। तो श्याम बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी थे। कृष्ण बिहारी यहाँ पर आंसर गलत रहेगा, ये चीज हमेशा आपको याद रखना है और यही क्वेश्चन आएगा सेम एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर कृष्ण बिहारी नहीं थे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कौन से वर्ष हुआ था मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन? किस वर्ष हुआ था बताइए, वर्ष बताइए। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था? 1923 में हुआ था या 1928 में हुआ था, 1913 में हुआ था या फिर 1933 में हुआ था मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन? बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, 1913 में मिस्र बंधु विनोद का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए आ गया है। छठा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब लिखा इतिहास? तो मैंने पढ़ा दिया इस चीज को। कब लिखा था? 1919 में लिखा गया, 1929 में लिखा गया, 39 में लिखा गया या फिर 1949 में लिखा गया? तो मैंने बताया था 1929 में, है ना, लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो लिखा है 1929 में। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि वीर गाथा काल किसने नाम दिया है। आदिकाल का वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो मैंने बताया था वीर कौन थे? वीर थे राम। वीर कौन थे? वीर थे राम, है ना। वीर कौन थे? सॉरी, वीर कौन थे? राम थे। रामचंद्र जी थे क्या थे? वीर थे, तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल।
वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछा गया है, देखिए आधुनिक काल के लिए किसने गद्य काल यानी आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने रखा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए आधुनिक काल के लिए किसने गद्य काल नाम दिया है, या गद्य काल नाम किसने दिया है? किसने दिया है? ग्रियर्सन महोदय जी ने दिया है, कि मिश्र बंधुओं ने दिया है, कि राम कुमार वर्मा जी ने दिया है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है? सही और बताइए। ठीक है, तो मैं बता दूं ग्रियर्सन जी ने क्या किया है। ग्रियर्सन जी ने जो नाम दिया है वो दिया चारण। क्या नाम दिया है? चारण। चारण का काल दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो आदिकाल है वो चारण काल है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? मिश्र बंधु ने श्रृंगार काल बोला। ठीक है, श्रृंगार काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल बोला है मिश्र बंधु ने। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने क्या बोला? इन्होंने कहा है संधि या चारण काल। आदिकाल, संधि काल या फिर चारण काल है, ये कहा है राम कुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो गद्य काल है वो आधुनिक काल के लिए गद्य काल। हाँ, ये तो मैंने बता दिया, आदिकाल का नाम दिया। ठीक है, तो ये आदिकाल का नाम किया है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका दोस्तों डी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको यहां पर भी बता दिया। और आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, गणपति ने लिखा, है ना, चंद्रगुप्त ने लिखा, या फिर सुमन राजे ने लिखा? इंपॉर्टेंट है, और ये चीज हम सबसे पहले बताए थे, वो भी बताए थे टेस्ट के माध्यम से, है ना। टेस्ट के माध्यम से मैंने बताया था कि जो आलोचनात्मक है, आलोचना कहीं पर भी आती है तो राम कुमार वर्मा जी के बारे में बताओगे। ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार। अब सब समझ लीजिए, यहाँ पर एक एक ऑप्शन आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, इसका आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ये लिखा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। यहाँ पर इन्होंने लिखा आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? ये लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास ये किसने लिखा? ये लिखा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, गणपति ने लिखा वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक, है ना। सबसे जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसी में मैंने बताया था कि ये मैंने बताया था मैट्रिक के माध्यम से कि वैज्ञानिक, सबसे पहला जो वैज्ञानिक योग हुआ था वो जो गज थे यानी गणेश जी पर हुआ था। गणेश जी का जो सर जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक से गणपति जी। ठीक है, ठीक है। और अगर बात करेंगे सुमन राजे, है ना, सुमन राजे ने क्या लिखा? तो सुमन राजे ने लिखा है सुमन राजे ने विलोचन, हिंदी साहित्य का विलोचन ऐसे करके कोई भी ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो वहां पर विलोचन आ जाएगा, आपको याद रखना। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं सुमन राजे का दोस्तों याद नहीं आ रहा। चलिए इसको छोड़िए, हम बताते हैं, जब याद आएगा तब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट है। राम कुमार वर्मा जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, कि विजेंद्र स्नातक की है, कि गणपति चंद्रगुप्त की है ना। तो मैंने बताया इस चीज को कि जो ये हिंदी साहित्य की भूमिका है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और कौन कौन सी है? तो एक तो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, और एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आदिकाल लास्ट वाला लिख रहा है, आपको याद रखना। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट साहित्य वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम।
ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आने की संभावना भी है। 11 में पूछा गया है, कहा गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा। अभी मैं बताया था ना, मैंने बताया था अभी आदिकाल, पहला क्या बताया था, बताया था भूमिका, है ना। आपको केवल लास्ट वाला याद रखना, भूमिका, आदिकाल, है ना, और उद्भव विकास, उद्भव और विकास, है ना। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट साहित्य है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसमें डी, है ना। आ जाइए 12 नंबर पर। 12 नंबर पर देखो क्या पूछा गया है, 12 पर पूछा गया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है। कौन सा इतिहास, दूसरा इतिहास किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है, दूसरा इतिहास किसने लिखा है। तो ये लिखा है भैया बच्चन सिंह ने। किसने लिखा है, बच्चन सिंह ने, है ना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है, बच्चन सिंह ने लिखा है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। 13 पूछा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यहां पर देखना हिंदी साहित्य और संवेदना, जहां पर देखिए संवेदना सबसे ज्यादा किसके पास होगी यहाँ पर, तो संवेदना जब आएगा तो आप याद रखना जो संवेदना है वो भगवान राम जी के पास में है ना। तो राम का स्वरूप जो होगा उसमें बहुत ज्यादा संवेदना होगी, जो भगवान राम को मानता होगा, उनके जो स्वरूप को मानता होगा, उनके रूप को जो भी मानेगा उसमें संवेदनाएं बहुत अधिक होंगी। तो इसीलिए राम स्वरूप चतुर्वेदी इसका वही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी। आप कहीं पर आएगा तो आपको याद रहेगा कि हिंदी साहित्य और संवेदना जहां पर आएगा तो संवेदना राम की भक्तों में होती है, तो यहां पर सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 में पूछा गया, 14 नंबर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसकी कृति है। तो देखिए अतीत, अतीत मीन्स होता है भूतकाल, है ना, बीता हुआ, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, ये लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। दोस्तों ये मैं अभी से पहले मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, तो गणपति चंद्र गुप्त ने किया था, है ना। कब किया था, कौन से सन में किया था, तो ये किया था 1965 में। कब किया था, 1965 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1965 में, ठीक है। चलिए 16 में पूछा गया है, 16 देखो आ गया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अभी से पहले एक बात आई कि दर्शन वाली, है ना, तो मैंने वहां पर बताया था तो ये दर्शन आप तभी कर पाओगे जब आपके नयन होंगे, नयन होंगे तो तभी आप कर पाओगे दर्शन। तो विलोचन, विलोचन माने होता है नयन यानी आंख, जब आपके पास में विलोचन होंगे तभी आप दर्शन कर पाओगे। तो नलिनी विलोचन शर्मा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बी, है ना। चलो आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं 17 में पूछा गया है संधि, आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम किसने दिया। अभी हम बात किए थे कि आदिकाल को संधि और चारण काल किसने नाम दिया था, है ना। तो मैंने पहला ही बताया था कि राम कुमार वर्मा जी ने संधि एवं चारण काल बोला है ना, अभी बताए थे। गिरियर्सन ने चारण काल केवल बोला है आदिकाल को, है ना। मिश्र बंधुओं ने क्या बोला है, तो मिश्र बंधुओं ने बोला है अलंकृत काल, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त, है ना, तो ये गणपति चंद्रगुप्त के बारे में इससे पहले हम बात कर ही चुके हैं। राजकुमार किस काव्य का नायक है, ठीक है। चलिए ये देखिए 18 में पूछा गया राजकुमार किस काव्य का नायक है। नायक है चंदायन का है, पद्मावती का है, मधुमालती का है या फिर मृगावती का है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, है ना, मृगावती, इसका ऑप्शन नंबर डी। मृगावती का जो नायक है वो राजकुमार है ना, और वो इधर उधर भटकता रहता है नायिका की तलाश में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी बहुत ही मस्त कहानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को किसने बीज वापन काल बोला है, इंपॉर्टेंट है ना, मैंने पहले पढ़ाया है। आदिकाल को किसने बीज वपन काल बोला है, तो बीज वपन काल बोला है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है। राम कुमार जी ने क्या बोला अभी मैंने बताया, रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, मिश्र बंधु ने क्या बोला है ना, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है।
यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वें में क्या पूछा गया? 20वें को पूछा गया है कि रीति काल को किसने अलंकृत काल बोला है? तो अभी मैंने बताया अलंकृत काल किसने, रीति काल को अलंकृत काल किसने बोला है? तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल बोला है। बिल्कुल इजी है, कई बार आया हुआ है। फिर 21 में पूछा गया है, 21 नंबर में क्या पूछा गया? पूछा गया है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? भाई सरहपा है, चंद्रवदाई है, स्वयंभू है या सालिबद्ध सूरी है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा स्वयंभू को किसने माना है? तो मिश्र बंधु याद रखना। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं मिश्र बंधु और स्वयंभू है ना। मिश्र बंधु ने माना है स्वयंभू। मिश्र बंधु ने पुष्य है ना, शिव सिंह सिंगर। इन्होंने दोनों को पुष्य या फिर पुंड को इन्होंने पहला कवि माना है ना, समझ में कि नहीं? यानी मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को अपना पहला कवि माना है। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चन आएगा तो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? तो वो माना है सरहपाठ को। ठीक है, 22 नंबर में पूछा गया है कि संधा भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? संधा भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो सिद्धों के द्वारा किया गया था और उसके बाद में नाथ संप्रदाय के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, पहले सिद्धों के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम 23 दोहा कोश की रचना किसने की? है ना, इसकी रचना किसने की? दोहा कोश किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोहा कोश लिखा है सरहपा ने। किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। ठीक है, 24 में देखो क्या पूछा गया है, देवसेन की रचना कौन सी है? इन सब में देवसेन की रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश तो हमें मिल रहा है किसका है? सरहपा का है। ठीक है, चर्यापाद पद श्रवकाचार योगचार, तो यहाँ पर श्रवकाचार जो है ये देवसेन है। ठीक है, देवसेन श्रवकाचार। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी। 25 में क्या पूछा गया है, नरपत नाल की रचना कौन सी है? तो नरपत नाल की रचना कौन सी है बताइए। इन रचनाओं के बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं, बता चुके हैं नरपत नाल की रचना कौन सी है। तो बीसल देव जो रासो है वो नरपत नाल की है। नरपत नाल की कौन सी है? बीसल रासो है ना। और कुमार रासो किसकी है? परमाल रासो जगनिक की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। कुमार रासो है ना, कुमार रासो किसकी है बताइए? कुमार रासो किसकी है? कुमार रासो है दलपत विजय। विसल देवरासो और ये नरपत नाल की, कुमार रासो दलपत विजय की, परमाल रासो जगनी की है और पृथ्वीराज रासो किसकी है? यह है चंद्रवरदाई की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो किसका काव्य है? मैंने बता दिया है किसका काव्य है, वो काव्य चंद्रवरदाई का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो 27 में क्या पूछा गया? 27 में पूछा गया है जगनिक की कृति कौन सी है? अभी हम बात की जगनिक की कृति कौन सी है ना, जगनिक की कौन सी है? पहली बीसल देवरासो किसकी है? सभी आप पहले बताइए, बीसल देवरासो किसकी है? नरपत नाल की है ना, नरपति नाल बीसल देवरासो की। कुमार रासो किसकी है? दलपत विजय। ठीक है, दलपत विजय की हो गई। परमाल रासो किसकी है?
परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो बताइए। परमाल रासो जगनी, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, यानी कितने अध्याय है। इंपॉर्टेंट है, कितने अध्याय है। यहाँ पर ऑप्शन आया 109 है, या 79 है, या 89 है, या फिर 69 यानी 69 है ना। तो कितने समय है यानी कितने अध्याय है, तो ये 69। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, 69 है। ठीक है, कितने अध्याय, कितने समय है। अध्यायों को यहाँ पर समय बोला गया। क्या बोला गया? समय। तो कितने समय है? वो है 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 29 में। 29 क्या पूछा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध किसमें है। ठीक है, किसमें मोहम्मद गौरी का युद्ध को दर्शाया गया? तो वो दर्शाया गया पृथ्वीराज रासो में। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना कौन सी इसमें नहीं है, पूछा गया। कौन सी रचना नहीं है? नहीं है पूछा गया। देखो, खालिद बारी इनकी रचना है, पहेलियां इनकी रचना है, मुकेरियां इनकी रचना है, योग विचार इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। मैथिल का कोकिल किसे कहा जाता है? बहुत क्वेश्चन आता है कि भैया मैथिली का कोकिल किसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैथिली का कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को बोला जाता है ना। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इन्होंने लिखा है विद्यापति ने। फिर 32 में पूछा जाता है विद्यापति की कीर्ति लता किस भाषा में लिखी गई है ना। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप देख लीजिए कि कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये भाषा इनकी अवहट है। कौन सी भाषा है? अवहट। अवहट भाषा में इन्होंने कीर्ति लता लिखी हुई है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 में 33 में पूछा गया भू परिक्रमा की भाषा है। भू परिक्रमा की भाषा है, कौन सी भाषा है? तो भू परिक्रमा की भाषा दोस्तों है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 में पूछा गया पाउमचरिव। क्या पूछा गया? पाउमचरिव। 34 में पूछा गया है कि जो पाउमचरिव है किसकी रचना है ना। तो ये है पाउमचरिव किसकी है? यह है स्वयंभू की। स्वयंभू की 3 रचना है। एक पाउमचरिव है ना, और एक है, तो 3 रचनाएं हैं इनकी। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। 35 में पूछा गया है परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? परमात्मा प्रकाश है, ये रचना है जोइंद की। ठीक है, परमात्मा प्रकाश किसकी है? जोइंद की है। महापुराण किसकी रचना है? महापुराण किसकी रचना है? ठीक है, महापुराण किसकी रचना है पूछा गया। तो महापुराण है, ये किसकी रचना है? महापुराण किसकी रचना है? जोइंद है, या फिर स्वयंभू है, या धनपाल की है, या पुष्पदंत की है, ये बताइए। तो पूछा गया था महापुराण किसकी रचना है ना। महापुराण किसकी रचना है? तो इसका महापुराण जो रचना है वो रचना है पुष्पदंत की। ऑप्शन नंबर सही हो जाए इसका सी। ठीक है, 36 में देखो क्या पूछा गया। 36 क्वेश्चन पूछा गया है। महापुराण में मैंने बता दिया कि पुष्पदंत की लिखी महापुराण है। नल सिंह की रचना कौन सी है ना। तो नल सिंह की रचना पूछा गया कौन सी है? विजयपाल है, हमीर रासो, कुमार रासो, या विसल देव रासो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि जो विसल देव रासो है, कुमार रासो जगनी के द्वारा लिखी गई है ना, और हमीर रासो जो लिखी गई है वो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है, या फिर जोधा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो चाहे जोधा लिखो चाहे फिर आप लिखोगे सारंगधर। कुमार रासो जगनी के द्वारा लिखी गई है, और विसल देव रासो लिखी गई है नल सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी। पूछा गया सारंगधर की रचना कौन सी है ना। कहा गया है सारंगधर की रचना है। इसमें सारंगधर की रचना कौन सी है? तो विजयपाल रासो है, या हमीर रासो है, कुमार रासो, या विसल देव रासो है ना। तो विसल देव रासो तो अभी इसी पहले ही बात कर रहे थे। हमीर रासो जो है वो सारंगधर की है, और जोधारी की रचना है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। 39 पूछा गया ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? ज्योतिरेश्वर जो ठाकुर है, याद रखना, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की जो रचना है वो वर्ण रत्नाकार है। वर्ण रत्नाकार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है, वर्ण रत्नाकार जो है वो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना। 40 नंबर में पूछा गया है। 40 में पूछा गया है कि मधुकर कवि की रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट है मधुकर
कवि की रचना। तो ये रचना कौन सी है? तो ये रचना है जस मयंक जस जय मयंक जस, ये जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी है? ये है मधुकर कवि की है। ठीक है। 41 में पूछा गया है, 41वें नंबर पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कौन सा है? इन्होंने डिवाइड किया है, तो भक्ति काल का समय क्या है ये बताया। तो मैंने बताया था आदिकाल का इन्होंने समय दिया था, आदिकाल का जो समय दिया था वो दिया था 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत, ये इन्होंने दिया था। ठीक है, आदिकाल का। फिर इन्होंने कहा था भक्तिकाल का, भक्तिकाल का बताया था, तो 1375 से लेकर के आगे का समय इन्होंने बताया था, है ना। तो ये 1300, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1375 से लेकर के 1700 से, है ना, 17 से 1850, तो इस प्रकार से बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुसलमानों के अत्याचारों से ही भक्ति की भावधारा उमड़ी, ऐसा कथन कौन मानता है? इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, गिरियर्सन महोदय मानते हैं, या रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, या माधवाचार्य मानते हैं? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि ये जो भक्ति भावना जो उमड़ी, जो बुरी लोगों में, ये जब मुसलमानों ने अत्याचार किया तभी ये प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये चीज मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। फिर 43 में क्वेश्चन पूछा गया है, 43 में पूछा गया है, मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति भावना उमारना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में किसका वाक्य है? ये कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गिरियर्सन जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर माधवाचार्य ने कहा? ये कथन किसने कहा है कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति भावना उमड़ना था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। ठीक है। रामावत संप्रदाय, रामावत जो संप्रदाय है, पूछा गया रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन? रामावत संप्रदाय, जहां पर रामा लिखा हुआ है तो यहीं पर है रामानंद। जो रामानंद जी है, इन्होंने रामावत संप्रदाय का इनको प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। फिर पूछा गया श्री संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पूछा गया श्री संप्रदाय, है ना, श्री संप्रदाय पूछा गया, श्री संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानुज को माना जाता है, रामानंद को माना जाता है ना, या फिर माधवाचार्य को माना जाता है, निम्बकाचार्य को माना जाता है? श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पूछा गया श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय, है ना। इससे पहले पूछा गया था रामावत संप्रदाय के कौन थे? रामानंद। श्री संप्रदाय के कौन है? तो वो है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है वो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर पूछा गया है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय, है ना, ब्रह्म संप्रदाय पूछा गया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है वो है माधवाचार्य। माधवाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। विशिष्टतावाद सिद्धांत किसने दिया? विशिष्टतावाद सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया है 47 पूछा गया है। 47 नंबर में पूछा गया है विशिष्टता द्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो विशिष्टता द्वैत सिद्धांत की स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। 48 में पूछा गया है, 48 में पूछा गया है शुद्धाद्वैत का सिद्धांत ये प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य को माना जाता है इनका प्रवर्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, द्वैतवाद की स्थापना किसने की है? द्वैतवाद की स्थापना किसने की है? तो ये स्थापना की है माधवाचार्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो रचना है वो है कबीरदास जी की।
मुझे किसके रचना है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, है ना, इसके रचना है कविता जी की।